हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रजनन, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। मानव में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, अलैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी उसी तरीके से होता है जैसे कि पौधों में था। उसमें भी नर और मादा युग्मक बनते थे। नर और मादा युग्मक का संलयन होता था, मिलन होता था, निषेचन की क्रिया होती थी। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता था, जाइगोट बनता था, उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण होता था। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मनुष्य में, इसमें भी निषेचन की क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक जो है वो पुरुषों में बनते हैं। जो शुक्राणु है वो नर युग्मक है, जो वृषण में टेस्टिस में बनते हैं। और जो स्त्री होती है उसमें अंडाशय पाया जाता है, उसमें अंडकोशिका होती है। अंडकोशिका से अंडाशय से अंडकोशिका बनती है और अंडकोशिका जो है वो मादा युग्मक है। तो नर और मादा युग्मक जब ये मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन से जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज से फिर भ्रूण का विकास होता है और वो भ्रूण फिर धीरे धीरे 9 महीनों के अंदर पूरा एक बच्चा जो होता है वो माँ के शरीर के अंदर गर्भाशय में विकसित होता है। तो इस तरीके से इसमें है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे और बच्चियां, ये तो हमको पता है कि लड़का है या लड़की जन्म के समय ही पता हो जाता है उसके जन्मांगों से। लेकिन 10-11 साल की उम्र तक, लगभग 8-10 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र तक बच्चे और बच्चियों में, लड़के और लड़कों में जो ग्रोथ होती है वो एक जैसी होती है, समान होती है। उनमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। लेकिन फिर 10-11 साल के बाद लड़के और लड़कियों में फिर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, कुछ बदलाव आने लगते हैं, जिसको हम बाहर से देख करके ही पता लगाते हैं कि हाँ ये लड़की है या लड़का है। तो वो जो बाद में 10-12 साल के बाद जो बदलाव या जो परिवर्तन होते हैं उसको कहा जाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कब से कब विकसित होते हैं और क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं। इसी तरीके से लड़कियों में जो स्त्रियां हैं उनमें कौन कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है सेकेंडरी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, कब डेवलप होते हैं, इसके लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे पुरुषों में या लड़कों में जो हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो होता है वो उत्तरदायी होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए। और ये टेस्टोस्टेरॉन स्रावित कहां से होता है? ये वृषण से स्रावित होता है, टेस्टिस से स्रावित होता है, वृषण। अब इसमें जो लड़के होते हैं इसमें लगभग 15 से 18 साल या 14 से 18 कर सकते हैं, इतनी उम्र में जाकर के लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो विकसित होने लगते हैं, आरंभ होने लगते हैं 14-15 साल की उम्र तक, और 18 साल की उम्र तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे कंधे जो होते हैं ये चौड़े हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं, कंधों का चौड़ा होना, बलिष्ठ होना। आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है, आवाज का भारी हो जाना। जो वृषण होते हैं उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है, शुक्राणु बनने लगते हैं। छाती, वक्ष है, बगल है, वह जननांग के आसपास जो होते हैं वो बाल निकल आते हैं। दाढ़ी मूंछ का निकलना भी, सब ये चेहरे पर बाल वो भी लिख सकते हैं। जननांग व चेहरे पर बाल, यहाँ चाहूं तो कर दो, बगल, चेहरे व जननांगों के आसपास जो होते हैं वो बाल निकल आते हैं। इसके बाद है वृषण कोश एवं शिश्न का आकार जो होता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये तो थे कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो कि
लड़कों या पुरुषों में पाए जाते हैं। क्या क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कंधों का चौड़ा हो जाना, कंधे जो होते हैं चौड़े होकर के बलिष्ठ हो जाते हैं। आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है, यहाँ पर एक कंठद्वार जो होता है ये निकल आता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। शुक्राणु जो है ये नर युग्मक है। और छाती है, चेहरे हैं, बगल है और जरनाम के आसपास जो होते हैं वो बाल निकल आते हैं। वृषण कोष और शिश्न का आकार जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ये तो था कि पुरुषों में या लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। इसी तरीके से लड़कियों में या स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो कौन से होते हैं। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं इसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये उत्तरदायी होता है और ये स्रावित होता है कहां से, अंडाशय। जैसे टेस्टोस्टेरॉन कहां से स्रावित होता है, वृषण से। उसी तरीके से अंडाशय से एस्ट्रोजन जो है हार्मोन होता है वो स्रावित होता है। और इसमें लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगते हैं। लगभग 10-11 साल की उम्र से लेकर के 12-13 साल की उम्र में ये विकसित होने लगते हैं या विकसित हो जाते हैं। तो 11 से 13 वर्ष की आयु में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। क्या क्या, अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं इन अवस्थाओं। आवाज जो होती है वो मधुर हो जाती है, मीठी हो जाती है, सुरीली हो जाती है स्त्रियों में। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं उनका विकास हो जाता है। जो स्तन ग्रंथियां जिससे दुग्ध का श्रावण होता है वो विकसित हो जाती है। श्रोण मेखला और नितंब या हिप जो होते हैं ये चौड़े हो जाते हैं। पीछे का पोर्शन जो होता है स्त्रियों का ये श्रोण मेखला यहाँ कहलाती है। ये श्रोण मेखला, ये अंश मेखला। तो श्रोण मेखला जो होती है स्त्रियों में क्या होती है, वो चौड़ी हो जाती है, विकसित हो जाती है। और हिप जो होता है पीछे का नितंब जो होता है ये भी चौड़ा हो जाता है। स्त्रियों में एक मुख्य जो साइकिल चलती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं या इसको क्या नाम है, ऋतुस्राव भी कहते हैं, ये शुरुआत हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में मासिक धर्म का प्रारंभ होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने जो है ये साइकिल जो होती है वो चलती है। मासिक धर्म जो होता है वो हर महीने होता है। इसके अलावा बदल है तथा जननांगों के आसपास होते हैं, इसमें भी बाल जो होते हैं वो निकल आते हैं। तो ये था लड़कियों में या स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये 10-11 साल से लेकर के 12-13 साल की उम्र तक में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण लड़कियों में जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसके लिए एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है वो उत्तरदायी होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से विकसित होता है। इसमें होता क्या है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय इन सब का विकास हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। आवाज जो है वो मधुर हो जाती है, सुरीली हो जाती है। स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, विकसित हो जाती हैं ये स्तन ग्रंथियां। श्रोण मेखला और हिप का रीजन जो होता है ये चौड़ा हो जाता है। मासिक धर्म जो है इसकी शुरुआत हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। बगल तथा जननांगों के आसपास जो होते हैं वो बाल निकल आते हैं। ये था मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है नर में और मादा में, यानी लड़कों और लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नर जननांग और मादा जननांग जो हैं वो किस प्रकार से उनकी संरचना होती है और वो क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। तो अब उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ बच्चों, तो ये है मनुष्य का नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ऑफ ह्यूमन। मनुष्य में नर जनन तंत्र किस प्रकार से पाया जाता है उसकी संरचना, ये कभी कभी चित्र पूछ देता है, तो चित्र पूछ देता है तो आप ऐसे बना सकते हो नर मानव का नर जनन तंत्र। और उसके बारे में अगर पूछता है कि क्या है, कैसे है, कौन 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 से पार्ट्स पाए जाते हैं। जनन तंत्र है, तंत्र का मतलब है कि जब किसी बड़े कार्य को संपादित करने के लिए उसमें कई एक अंग शामिल हो करके उस कार्य को संपादित करते हैं तो उसको तंत्र कहा जाता है। तो नर जनन तंत्र जो है वो एक मुख्य या प्राथमिक जननांग जो है, जनन अंग क्या है, वो है वृषण, एक जोड़ी वृषण। मनुष्य में एक जोड़ी जो है वो वृषण पाए जाते हैं और वृषण जो होते हैं ये वृषण कोष में, ये देखो वृषण है, इसी तरीके से एक और वृषण होगा, तो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। यहाँ पर एक दिखाया गया है, ये वृषण है। इसी तरीके से एक संरचना अगर हम बनाई जाए तो ये ऐसे होता है, ये वृषण। वृषण जो होते हैं ये वृषण कोष में पाए जाते हैं, ये वृषण कोष, स्क्रोटम या वृषण कोष। और इस वृषण कोष के अंदर ये दो गोलाकार संरचनाएं या अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको वृषण कहते हैं या टेस्टिस कहते हैं। तो वृषण जो है ये प्राथमिक या मुख्य जनन अंग है। अगर मुख्य जनन अंग पूछा जाएगा मनुष्य का मुख्य जननांग क्या है, तो मनुष्य का मुख्य जननांग जो है वो एक जोड़ी वृषण है, प्राथमिक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। और ये स्थित कहाँ होते हैं, ये स्थित होते हैं वृषण कोष में। एक थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में ये वृषण जो है वो लटके रहते हैं। अब ये लटके क्यों रहते हैं वृषण कोष में? हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और वृषण के अंदर ही नर युग्मक शुक्राणु जो होते हैं उसका निर्माण होता है। इसका निर्माण शुक्राणु, शुक्राणु जो है ये नर युग्मक है। इस शुक्राणु के निर्माण के लिए शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमारे बॉडी से कम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यह जो टेस्टिस है ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में लटके रहते हैं। वहां पर इनका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और यहाँ पर तब जाकर के उस टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। यह है वृषण, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो अंडाकार संरचना होती है। ये वृषण कोष में सुरक्षित रहते हैं। दोनों वृषण कोष होते हैं बीच में जुड़े रहते हैं एक सेप्टम के द्वारा, एक पट के द्वारा। उसको स्क्रोटम सेप्टम कह सकते हैं। वृषण कोष को कहते हैं स्क्रोटम, वृषण को कहते हैं टेस्टिस। तो वृषण या टेस्टिस जो है ये एक जोड़ी प्राथमिक जननांग है। ये वृषण कोष के अंदर पाया जाता है। हाँ, तो वृषण जो है वृषण कोष में, वृषण को टेस्टिस कहते हैं। ये वृषण कोष में पाए जाते हैं। ये प्राथमिक जननांग है, ये एक जोड़ी होते हैं। ये हमारे शरीर में उदर गुहा से बाहर लटके रहते हैं वृषण कोष के अंदर। क्यों लटके रहते हैं? क्योंकि इसमें वृषण के अंदर शुक्राणुओं का, नरयुग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है और उसके निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के तापमान। ये हमारा शरीर का तापमान, शरीर का तापमान। और शरीर के ताप पर ये जीवित नहीं या इनका निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए इनको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोष होता है उसमें रहते हैं। अब शुक्र जनन नलिकाएं, वृषण के अंदर बहुत ही बारीक बारीक, बहुत ही पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं
शुक्र जनन नलिकाएं, इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, या स्पर्म, शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। तो इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, इन्हीं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद तमाम ये शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं, ये परस्पर मिल करके एक नलिका बनाती है, मोटी नलिका बनाती हैं, जो लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। यह वृषण के पिछले भाग में स्थित होती है। ये वृषण है, वृषण के पृष्ठ तल पर ये स्थित होती है, और ये एक नलिका लगभग 6 मीटर लंबी नलिका होती है। लंबी कुंडलित नलिका बहुत थोड़ी मुड़ी तुड़ी होती है, कुंडलित होती है। इसको कहते हैं अधिवृषण, या इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये 6 मीटर कुंडलित नलिका होती है। इसके बाद ये कुंडलित नलिका एपिडिडाइमिस जो होती है, आगे चल करके ये पतली नलिका में निकलती है। उस पतली नलिका को शुक्रवाहिनी कहते हैं, या इसको कहते हैं वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस कहते हैं, पतली नलिका में निकलती है। ये शुक्रवाहिनी क्या काम करती है, यहाँ पर जो शुक्राणु बनते हैं, वो शुक्राणु आकर के एपिडिडाइमिस से होकर के या अधिवृषण से होकर के ये शुक्राशय, वो शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, फिर वो आकर के एकत्रित होते हैं अधिवृषण में। अधिवृषण में वो एकत्रित होते हैं, फिर यहाँ से एक नली निकलती है, पतली नली निकलती है, जिसको शुक्रवाहिनी कहते हैं, या इसको वास डिफरेंस कहते हैं। यह वास डिफरेंस जो होता है वो आगे चल करके ये प्रत्येक टेस्टिस से निकलेगी। इसमें भी अधिवृषण ग्रंथि होगी, दूसरा टेस्टिस जो होगा उसमें भी अधिवृषण होगा, दूसरा टेस्टिस होगा, वहां दूसरे टेस्टिस से अधिवृषण से फिर यहाँ जैसे शुक्रवाहिनी निकल रही है, तो ऐसे ही दूसरा टेस्टिस जो होगा उससे उसके भी अधिवृषण से शुक्रवाहिनी जो है वो निकलेगी। तो उसके पश्चात ये निकल करके एक लूप जैसी रचना बनाती है। ये मूत्राशय है, मूत्राशय में मूत्रवाहिनियां आकर के मिलती हैं, और मूत्रवाहिनी जो होती है यहाँ पर एक लूप बनाती हुई एक आगे चल करके ये नलिका जो होती है, यहाँ पर ये एक थोड़ी सी खुली हुई संरचना बनाती है, जिसको शुक्राशय कहते हैं या सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय से एक लिक्विड टाइप पदार्थ निकलता है, द्रव निकलता है, और वो द्रव इस शुक्राशय से शुक्राणु जो आ रहे हैं, तो ये शुक्राशय जो है शुक्राशय में आकर के एकत्रित होते हैं, और यहाँ पर ये द्रव मिल जाता है। तब हम इसको, स्पर्म को हम सीमेन कहते हैं, या उसको कहने लगते हैं वीर्य। अगर वीर्य की बात की जाए, या इसको सीमेन कहते हैं। वीर्य में क्या क्या है, शुक्राणु है प्लस तरल पदार्थ। ये तरल पदार्थ और शुक्राणु दोनों मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, वीर्य का या शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ से एक नली निकलती है। यह नली जो है इसको कहते हैं स्खलन नलिका। यह आगे चल करके किसमें खुल जाती है, ये यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ये खुल जाती है स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। ये फिर आगे चल करके जो यूरिथ्रा होता है उसमें, या मूत्राशय से जो नली निकलती है, वो मूत्र मार्ग जो होता है, यूरिथ्रा जो होता है, उसमें आकर के जुड़ जाता है। तो ये मूत्र मार्ग जो होता है, इसी से मूत्र भी बाहर निकलता है, और इसी से सीमेन या वीर्य जो है वो भी बाहर निकलता है। दोनों चीजें जो होती हैं, यानी जननिक पदार्थ, जनन पदार्थ भी और मूत्र जो है, दोनों एक ही रास्ते से
बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको मूत्र जनन अंग कहा जाता है, मूत्र जनन अंग, यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन कहते हैं इसको। इसके बाद ये अस्खलन हो गई, और ये यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि, या इसको पौरुष ग्रंथि कहते हैं या पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। इससे भी एक प्रकार का द्रव जो होता है, वो एक प्रकार का लिक्विड जो होता है वो स्रावित करता है, जो विशेष प्रकार की गंध जो है वो इससे स्रावित होता है, और एक लिक्विड टाइप निकलता है जो इस मूत्र मार्ग को क्या कर देता है, अपना बना देता है इसके मीडियम को। अच्छा, इसके बाद ये मूत्र मार्ग जो है ये आगे चल करके एक मांसल रचना में खुलता है। कैसी? मांसल रचना, जो मसल से मिलकर के बनी हुई संरचना होती है, उसमें विकसित होता है। इसको शिश्न या इसको पेनिस कहा जाता है। यह अत्यधिक मांसल संरचना होती है, इसमें रक्त वाहिनियों का अत्यधिक संचार होता है, बहुत ज्यादा जो होता है वो इसमें रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। इसका अगला भाग जो होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसको मुंड कहा जाता है या उसको ग्लांस कहते हैं अंग्रेजी में, और उस ग्लांस के ऊपर जो होता है थोड़ा चमड़ा जो होता है वो बढ़ा हुआ आगे बंद होता है, जिसको शिश्न मुंड छप कहते हैं, या इसको प्रीफ्यूस भी कहा जाता है। तो ये है नर, मनुष्य का नर जनन तंत्र। जो मुख्य जनन अंग है वो है वृषण। बाकी जो है ये सब ये प्राइमरी ऑर्गन है और ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, सहायक अंग है। शुक्र जनन नलिका तो खैर इसी के अंदर पाई जाएंगे। वृषण के अंदर जो उसका निर्माण करती हैं, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, आदि वृषण करती है, शुक्रवाहिका है, शुक्राशय है, पौरुष ग्रंथि है, शिश्न है, ये तमाम जो हैं ये सब सहायक अंग के अंतर्गत आएंगे, और ये प्राथमिक अंग होगा, आवश्यक या प्राथमिक अंग होता है। तो इस तरीके से ये नर का, मानव में नर का जनन तंत्र था या नर जननांग, जिसको हमने इसकी पूरी संरचना और इसके कार्यविधि देखी। ये इसका कार्य क्या है? शिश्न का, शिश्न जो होता है ये सीमेन जो होता है, जो वीर्य होता है, उस वीर्य को स्त्री की योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। ये शिश्न जो होता है वो स्त्री की योनि जो है, स्त्री की योनि शिश्न के लिए प्रवेश द्वार होती है, और उसी प्रवेश द्वार से जो वीर्य यहाँ से या शुक्र जो होता है, शुक्राणु जिसमें होता है, वो बन करके आ रहा है, और ये वीर्य या सीमेन जो होता है वो स्त्री की योनि में पहुंचा दिया जाता है। इसका यही कार्य है, और इसके द्वारा जो है उसका भी विसर्जन होता है। तो ये था पूरा नर जनन तंत्र के बारे में। मेरी समझ से आपके दिमाग में ये बातें सब आ गई होंगी, कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि मनुष्य का वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर क्यों होता है? तो उदर गुहा से बाहर इसलिए होता है कि इसको शरीर के तापमान से कम तापमान पर जो है शुक्राणु जो होते हैं उनको शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वो शरीर में उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। और नर युग्मक क्या है? वो शुक्राणु है। शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं करती हैं, सेमिकरस्टिड्यूल्स करती हैं। ये है, इसके ऊपर एक 6 मीटर लंबी कुंडली नलिका पाई जाती है जो पीछे से इसके होती है, उसको वृषण ग्रंथि कहते हैं। वृषण ग्रंथि होती है फिर वो शुक्रवाहिनी में बदल जाती है, और शुक्रवाहिनी जो होती है वो आगे शुक्राशय में बनती है। शुक्राशय से द्रव निकलता है, और ये द्रव और शुक्राणु दोनों मिलकर के फिर वीर्य का निर्माण करते हैं। फिर ये एक या नलिका बनाती है, यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, फिर ये आकर के मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्र मार्ग जो होता है ये मांसल संरचना होती है,
कहा जाता है या पेनिस कहते हैं इसको। और इसका अगला सिरा जो होता है वो ढका रहता है, छत कहते हैं। और वृषण जो होता है वो वृषण को उसमें एक क्या नाम है सुरक्षित रहता है। एक जोड़ी वृषण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये इसकी संरचना हो गई और ये इसके तमाम जो इसके बारे में जानकारियां थी वो आपको दी गई। मेरी समझ से आपके दिमाग में ये तमाम सारी बातें जो है वो आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।